अस्सलाम वालेकुम। पाठ 14 पल्लवन, जो कि कक्षा 12वीं के लिए हिंदी के युवक भारती से लिया गया है, जो व्यावहारिक हिंदी में के अंतर्गत आता है। इसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। तो आइए सबसे पहले हम जो है लेखक परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी, इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। गांव में इनका जन्म हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबंध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित रहे। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर भी आयोजित परिचर्चाओं में भी सम्मिलित होते रहे। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है। इनके द्वारा जो है प्रमुख कृतियाँ साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम इत्यादि। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि एकांकी क्या है। एकांकी जो कि नाटक का एक लघु रूप है। हिंदी साहित्य में एकांकी का जो है विशेष स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना क्या है, एकांकी है की विशेषता होती है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। इसके बाद पाठ परिचय किस प्रकार का पाठ है। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तृत अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। आइए देखते हैं पाठ किस प्रकार से है। समय प्रातः 11 बजे का समय है। स्थान जो है कक्षा 12वीं है। रंगमंच पर जो है विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी जो है आपस में बात कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर कहते हैं नमस्ते सर। अध्यापक उनका जवाब देते हुए कहते हैं नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम जो है पढ़ाना पूर्ण हो गया, यानी इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। परीक्षाएं समीप है, नज़दीक है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर जो है जब क्लास में कक्षा में जो है अध्यापक प्रवेश करते हैं, सभी को नमस्ते करने के बाद में वह कहते हैं कि हमारा सिलेबस अब ख़त्म हो गया। अब हमें किसकी ओर ध्यान देना है, प्रश्न पत्र की, कि किस प्रकार से जो है परीक्षा में हमको प्रश्न पत्र पढ़ना है और उसका आंसर लिखना है। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया? क्या आपने देखा है कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं? तभी रोशन ने कहा जी सर।
प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक कहते हैं तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? तो अध्यापक उन्होंने कहा कि आपने जब अवलोकन किया तो आपको पता है कि कोई ऐसा जो प्रश्न है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस प्रकार से उसको लिखना है। प्रतीक कहता है सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। एक विद्यार्थी ने कहा कि नहीं सर, मुझे तो लगता है कि सारे के सारे जो प्रश्न है वो कैसे है, एकदम सरल और आसान है। अध्यापक ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा। उसने कहा अच्छी बात है, आपने देखा, आपको लगा कि सरल है, पर मुझे लगता है कि कहीं तो आपने उसको बारीकी से उसका अवलोकन नहीं कर पाए। शीतल कहती सर आपने बिल्कुल सही कहा है, व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है कि जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव करी। उसने कहा हाँ सर मुझे डाउट है। शीतल जो कि एक उनकी विद्यार्थिनी थी, तो अध्यापक ने कहा मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में क्या होगी, शंका जरूर होगी। शीतल ने कहा जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती। उसने कहा जो ये पाठ पल्लवन है उसको लेकर मुझे क्या है कि थोड़ी मन में शंकाएं है, दुविधाएं है। पल्लवन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो उसने कहा कि पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या कैसे होती है। उसने अपना जो है डाउट है, दुविधा थी, वह सर के सामने प्रस्तुत की। अध्यापक ने कहा विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? सभी से प्रश्न किया। प्रतीक और रोशन एक साथ बोले जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। कि हम इसकी तरफ से हमारा थोड़ा सा ध्यान हट गया था, हम चाहते हैं कि हम निवेदन करते हैं आपसे कि ये पल्लवन पर आप विस्तार से हमको समझाइए, उसके पर प्रकाश डालिए। अध्यापक ने कहा फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? फिर भी मैं सोचता हूँ, मैं पूछता हूँ आप क्या समझते हैं पल्लवन से, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? रोशन ने कहा हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। उसने कहा ठीक, मैं सिर्फ इतना ही जान पाता हूँ, पर मैं उसको किस तरह से विस्तार में लिखना है ये मुझे नहीं पता। अध्यापक ने कहा पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए कि ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही विशेष है। गौरांश, इतना जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? उसके एक विद्यार्थी ने उठ के पूछा। अध्यापक ने कहा ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, सरल सा लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। ये तो ऐसा सरल सा ही वर्ड लगता है, सरल ही लगता है, पर इसकी जो परिभाषा, इसको एक्सप्लेन करना, इसकी जो विशेषताएं है और इसको बिना कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता कि इसको किस ढंग से लिखना है। रोशन ने कहा आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? अध्यापक ने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो अध्यापक ने कहा कि हिंदी में पल्लवन शब्द, हिंदी का जो पल्लवन शब्द है, अंग्रेजी में इसे एक्सपांशन शब्द के प्रतिरूप के रूप में आता है, जो कि हिंदी में पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव, जिसको अंग्रेजी में एक्सपांशन कहते हैं। ये संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द की सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में
विस्तार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पल्लवन। ये कोई भी आपको सूक्ति उदाहरण या जो कुछ भी एक टॉपिक दे दिया है तो उसके बारे में आपको विस्तार से 200 से 300 वर्ड्स में अगर आपने उसे बना दिया, वो क्या है, पल्लवन, उसे पल्लवन कहते हैं। परंतु इसका भी कुछ रूल्स रहते हैं, एक क्रमबद्ध होना चाहिए। मतलब आगे हम देखेंगे, अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। कोई भी विषय जो आपको टॉपिक दिया गया है, विषय दिया गया है, उसका विस्तार से जो है विषय का विस्तार करना क्या है, पल्लवन है। रिदिम ने कहा तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? अध्यापक ने कहा नहीं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश ने कहा तो मैं कुछ समझा नहीं सर। अध्यापक ने कहा कि आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। रोशन तो क्या पल्लवन में, रोशन ने कहा तो क्या पल्लवन में तात्पर्य निबंध है? मतलब उसका जो कि कोई विषय दे दिया गया, इसके बारे में आपको लिखना है तो विस्तार से लिखना है, तो क्या उससे निबंध है? पल्लवन का तात्पर्य क्या निबंध से है? ऐसे है? अध्यापक ने कहा नहीं, कोई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं कि अभी विषय दिया गया, इसके ऊपर लिखना है, तो क्या है कि ये निबंधी है, पल्लवन को वो निबंधी समझते हैं, ये उनकी गलती होती है। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार में लिखने के लिए सबसे पहले उसकी कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। रिदिम ने कहा सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है कि किस प्रकार की भाषा, उसको भाषा का भी विस्तार करना होता है? अध्यापक ने कहा हाँ बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के सबसे पहले तो इसके लिए जो जरूरत है, आवश्यकता है, इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी क्या कहा जा सकता है? भाव के विस्तार को, भाव को एक्सपांड करने के विस्तार को भी क्या कहा जा सकता है? पल्लवन कहा जाता है। तभी एक विद्यार्थिनी तन्वी कहती है सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? जो भाव होते हैं उनके साथ साथ चिंतन गहन भी होता है? तो अध्यापक ने कहा अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ जो है चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक हैं, साहित्यिक विचारक हैं, इनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रतात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका जो सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सामयिक अर्थबोध एवं अर्थ चिंतन को समझने के लिए हमें उसकी गहराई तक, चिंतन तक जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है। क्यों? जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य का वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, जैसे जैसे हम उसकी गहराई में पहुंचते जाते हैं, त्यों त्यों हम उसके मनस्पर्शी भाषाओं को क्या करने लगते हैं? समझने। जितना हम उसकी गहराई चिंतन में जाएंगे, उतने उन शब्दों, उन भावों को हम क्या कर सकते हैं? समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को भी खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे भावों को समझकर उसको एक्सपांड करना ही क्या है? पल्लवन है। रोशन ने कहा हम जैसे
विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं। अब जो रोशन ने कहा हम तो विद्यार्थी हैं, हम जो है ये जो पल्लवन की कला को हमको इतने गहराई से क्यों समझाएगी, हमारी इसकी क्या आवश्यकता है? हम तो क्या है, हम तो ठहरे विद्यार्थी, साहित्यकार तो नहीं है। इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। तो अध्यापक ने कहा कि रोशन तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा सराहनीय है। तुमने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा किया है, और ये जो तुम जानने की जो तुम में इच्छा है वो तारीफ़ काबिल है। इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। रोशन ने कहा जी सर, क्यों, हमें इस विषय की भी जानकारी चाहिए। अध्यापक ने पढ़ना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया वर्तमान युग जो है विज्ञान का युग है। सबसे पहले जो है अध्यापक ने बताया कि जो ये युग में, जिस युग में हम रह रहे, वर्तमान युग में रह रहे, ये क्या है, विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे। हमारा जो माहौल है वो पूरा वैज्ञानिक ही है। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। जो साहित्यकार हो वह जो भी लेख लिखते हैं उसमें वह क्या करते हैं, अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते एवं पल्लवन हमारी सहायता करता है, परंतु बच्चों केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं, सिर्फ हमें कि विषय का ही ज्ञान है, उसकी डिटेल तक भी हमें पहुंचना होता है, अनिवार्य होता है। अपितु तो आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। जिससे कि जो आज की जो युवा पीढ़ी कंपटीशन के क्षेत्र में क्या होगा कि उनके लिए एक नया मार्ग तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्ति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी तैयार कर सकता है। तो तरीमी ने कहा वह कैसे सर? अध्यापक ने जवाब दिया, अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है कि हम सिर्फ साहित्य जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में ही पल्लवन का अर्थ महत्व माना गया है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का क्या होता है, उपयोग होता है। हमारे कैरियर की दृष्टि से भी पल्लवन क्या है, उपयुक्त है। सिर्फ ये साहित्य की से संबंधित नहीं है, बल्कि हमारी ये पर्सनालिटी पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। मितवा, सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है। आप एक विद्यार्थी ने कहा कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें ज्ञान दे रहे हो, पर हमें ये भी है कि पल्लवन की विशेषता क्या होती है, स्पेशलिटी क्या है। तो अध्यापक ने कहा बताता हूँ। इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है कि हम इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिख देता हूँ। पल्लवन की जो विशेषताएं होती है वो है कल्पनाशीलता, इमेजिनरिटी, मौलिकता, सृजनात्मकता, किस प्रकार से किस ढंग से उसका सृजन किया जाए। इसके बाद में है प्रभाव, महत्ता, भाषाशाली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता, ये सारी इसमें विशेषताएं होती हैं। एक लड़की, सर जी क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? अध्यापक ने कहा पल्लवन लिखने की निम्न शैलियां प्रचलित है। पहला, इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य में ही प्रारंभ हो जाता है। जो विषय का जो मेन है कि वह प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें उधर उधर भागने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
प्रथम वाक्य में ही श्रृंखलाबद्ध लेख रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए कि जो कि रोचक हो, आनंदित हो। दूसरा है, कुछ विद्वान ऐसा मानने के प्रारंभ 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार, उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करें। रोशन: सर, क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में भी संक्षिप्त जानकारी दीजिए ना। अध्यापक: वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है, फिर थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। पहला है कि विषय को भली भांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना। अर्थ होने पर क्या करना? पुनः सोचना। दूसरा जो है कि विषय की साहित्य संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्क संगत विचार करना, उसके बाद तर्क संगत तथा संयत विचारों को संयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद करना। ये उसकी दूसरी विशेषता है। तीसरा है, शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना और एक बाद विद्यार्थियों पल्लवित किए जा रहे कदम को कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रोशन: सर जी, अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियाँ दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। बच्चों को भी इंटरेस्ट आ गया, उन्होंने कहा कि आपने जो विशेषता बताई उसके आधार पर अब हम क्या कर सकते हैं? पल्लवन लिख सकते हैं। आप हमें पंक्तियाँ दीजिए, हम उसके पर आधार पर क्या करेंगे? पल्लवन तैयार करेंगे। अध्यापक: अरे रोशन, इतनी जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए आपको 1-2 पल्लवन बनाकर मैं दे देता हूँ, ठीक है ना? विद्यार्थी ने कहा, एक साथ कहा, जी सर। अध्यापक एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद है उसे कहिए। जो भी कविता याद हो, कोई भी चौपाई याद हो तो आप एक एक करके कहिए, मैं उनका पल्लवन करके तैयार करके दिखाता हूँ। तो कुछ क्षणों के पश्चात क्या हुआ? नहीं सूझ रहा? चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन हमको करना है। एक जिस प्रकार से ये कविता का जो है प्रारंभ है, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। इसी तरह से अध्यापक ने जो है नर हो न निराश करो मन के बारे में बताना प्रारंभ किया। उन्होंने उसका जो है पल्लवन इस प्रकार से किया। सबसे पहले तो नर है निराश का जो अर्थ है उन्हें समझाना है कि जो हमें नर का, मनुष्य का जीवन मिला है तो उसमें हमें निराशाओं का जो हमारे साथ में निराशाएं लगी रहती है उनको हमको क्या करना है? पीछे छोड़ते हुए आशावादी बनकर क्या करना है? काम करना है। क्योंकि जो मनुष्य की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो उसकी होती है बुद्धि और बल होता है। उस आधार पे वह नए नए आविष्कारों को करता है और अपना जीवन सफल बनाता है। तो आइए देखते हैं, सर ने समझाना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। उन्होंने ये बताया कि वह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर संसार में महान से महान कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके पास में सबसे बड़ा उसका गुण जो है वह बुद्धि के बल पर शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहा है।
उसने बहुत ही मेहनत की अपने देश में शांति और समन और सद्भाव लाने की। इन सब का पीछे उसके आंतरिक मानसिक बल ही था। चूँकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति, जो विधाता ने सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति की है, जो मनुष्य की है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा उसे क्या बनना रहना चाहिए? आशावादी बनकर ही रहना है। ये तो मनुष्य का जीवन है। जब मनुष्य को जीवन मिला है तो उसके जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलताएं असफलताएं, ये तो सभी है जो लगी रहती है। यदि इन सब से इनका जो मन है पराजित हो जाएगा, वो थक जाएगा, इसे धरा को स्वर्ग कैसे बना सकता है? तो यहाँ पर है कि उसे ये प्रेरणा है कि उसे सतत आगे बढ़ते रहना है। इन सारी चीज़ों को, निराशा को छोड़कर आशावादी बनकर वो हमेशा अपने पद पर आगे रहे। उसके मन की इसी संकल्प विकल्प साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो इस हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए उसे क्या करता है? प्रेरित करता है। तभी गीत ने कहा कि जी सर, अब हमें समझ आ गया है सर, मैं एक सुक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? अविवेक अपदाओं का घर है। अविवेक अपदाओं का घर है कि मतलब जहाँ विवेक नहीं होता, धैर्य संयम नहीं होता है, वह क्या है कि विपदाओं का क्या हो जाता है? घर बन जाता है। तो अध्यापक ने उसका पल्लवन इस प्रकार से दिया। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। उसकी ये बौद्धिकता की संपदा है, उसकी संपत्ति है। वह उसके बल पर, विवेक के बल पर, बुद्धि और ज्ञान के बल पर वह आगे बढ़ता है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असद कारणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्ट पदार्थ होते हैं कि जो भी कार्य अगर विचार शून्य, जब तक हम उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, वो हमें क्या देते हैं? कष्ट ही दे सकते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक ही कार्य करता है। अगर उसको सफलता मिलती है तो वो विवेक के जो उसकी संपत्ति है। हमें सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किए गए कार्य पश्चाताप का कारण बन। कोई भी कार्य करने में हमें जल्दबाजी नहीं करना है। सोच समझकर, उसको समझकर किया जो कार्य होता है वो हमें पश्चाताप नहीं देता, वरना बिना सोचे का किया गया कार्य हमें पछताना ही पड़ता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करे, सबसे पहले उसको सोचे, चिंतन करे, जो भी कुछ करे जो उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर बनकर ही करे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक में चलने में है। अविवेकी मुक्तापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से क्या कर लेता है? भर लेता है। तभी तन्वी ने कहा, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। अब यहाँ से सबसे पहले हमको ये समझना कि ये जो सूक्ति दी गई है, तो इस पंक्ति का जो क्या है, अर्थ क्या है? सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। कोई भी काम जो करते हैं हम, लोगों की सेवा निष्फल अगर हम कर रहे हैं तो वह तीर्थ यात्रा, जो हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उससे भी बढ़कर महान है। अध्यापक ने बताया सेवा परमो धर्म है, कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस भावना को कौन कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इनमें से उन्हें मोक्ष मिलेगा, पर मोक्ष तो उन्हें यही प्राप्त हो जाएगा। किसी गरीब की सेवा, किसी लाचार की सेवा करके वो परमो धर्म प्राप्त कर सकते हैं। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर देगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। अगर हम समाज के प्रति जो है तो वह एक गहना ही समझ लो। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। हमें तो तीर्थ यात्रा करने की जरूरत ही नहीं, जो कि हम समाज में रहने वाले हमारे सगी संबंधी, हमारे सहयोगियों के साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनकी मदद करते हैं, तो क्या है कि वह भी एक तीर्थ यात्रा का हमें फल देती है। हमें इतनी दूर यात्रा करने जाना ही नहीं। सेवा के
पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सदैव फल दायिनी होती है। सेवा करे तो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाएं। इस प्रकार से अध्यापक ने ये बताया। फिर अध्यापक ने कहा कि मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़। अगर हमने एक बीज डाला है उससे क्या बनता है, पेड़ बनता है। पेड़ से पल्लव जो पत्ते होते हैं, पत्ते बनते हैं। पत्तों से जो है डालियाँ विकसित होती है। उसी प्रकार भाषा में भी क्या होता है, पल्लवन होता है। आपको पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी ने कहा, जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। अध्यापक, सुनिए। जो तो को काटा बोवे ताही बोई तू फूल। आप जैसा कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है तो तुझे उसके रास्ते में तुम्हें कांटा नहीं बोना है, बल्कि तुम्हें उसमें फूल बोना है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम कांटा बोते तो हमें कांटे की ही प्राप्ति होती है, और फूल बोएंगे तो हमें फूल ही प्राप्त होगा। तो इस जो तो के कांटा बोए ताही बोई तो फूल, इसका जो है पल्लवन अध्यापक ने बताया। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, नेचुरली है कि अगर हमारे साथ में कोई बुरा करता है तो हमें क्या होता है, गुस्सा आता है, परंतु हमें उस समय अपने संयम से काम लेना है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं, अहित करने वालों का हित सोचना, कांटे बिछाने वालों के लिए फूल बिछाना, फिर है मारने वाले को क्या करना, क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। यदि हम ये भाव रखें, हम अपने गुस्से को संयम करें, किसी ने हमें क्या किया है, कांटा बिछाए, तो हम उसके रास्ते में फूल बिछाना, मारने वालों को हमें क्षमा करना, इसके पीछे अहिंसा की भावना छुपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वह क्या देता है, वृक्ष फल देता है। निष्पण करने वालों को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता प्रदान देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों को हृदय परिवर्तन करने, उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़न को क्षमा करें। जो हमें क्या करते हैं, पीड़ा देते हैं, हम उसको क्या करना है, उन्हें क्षमा करना है, तभी हमारे इसमें निखार आ सकता है। जो हमारा अपकार करता है, हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कृष्ट बनाए, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उलझ कर घायल हो सकता है। कि जिसने हमारे रास्ते में खुद ही खाई खोई है, वो हो सकता है वो उसी में गिर जाए। तो हमें संयम से काम लेना है। हमें उनके साथ में जैसा उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, हमें वैसा नहीं करके हुए हमें भी क्या करना है, उनके साथ में बुरा व्यवहार ना करते हुए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। महान पुरुषों को भी यही मत है कि अतः हमें अपकारी के साथ में उपकार, जो हमारे साथ अपकार करते हैं, बुरा करते हैं, हमें उसके साथ में बुरा नहीं करना है, बल्कि उपकार करना है, एहसान करना है। रोशन कहती है, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की ने कहा कि हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। भाई पल्लवन क्या है ये समझ के बाहर था, पर आज आपने इतने अच्छे से समझाया, अब हम आसानी से क्या कर लेंगे, पल्लवन कर सकते। गीत ने कहा, जी सर,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सुविस्तार पुनर्वर्तन कर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने हमारे दूर कर दिया। तभी शीतल ने कहा, जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। ये आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया। जिस प्रकार से सर ने उन्हें बहुत ही सरल सहज भाषा में उन्हें बताया, बच्चे भी सभी पल्लवन को समझ गए। उनको अब आत्मविश्वास हो गया कि अब हम जो है आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, उनका पल्लवन दिए हुए प्रश्नों को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। आपने इतने जिज्ञासु देखकर मुझे भी अच्छा लगा। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को क्या कर देते हैं, विराम देते हैं। इस प्रकार से यह पल्लवन जो है डॉक्टर दयानंद तिवारी द्वारा लिखा गया वह पूर्ण हुआ। ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।